नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आप एक ऐसी दुनिया में सच्चाई को झूठ से अलग करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां गलत सूचना सर्वव्यापी है? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही बेहतर निर्णय लेने वाले होते हैं? या क्या कोई ऐसी गुप्त तकनीक है जिसे कोई भी सीख सकता है? आज हम उस रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आपको भ्रम के जाल से निकलने और स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करने की शक्ति देगा। ये एक ऐसा कौशल है जो आपके करियर, आपके रिश्तों और आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकता है। तैयार हो जाइए द पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को अनलॉक करने के लिए, जहां हम आपको सिखाएंगे कि कैसे सवाल पूछें, मान्यताओं को चुनौती दें और अपने दिमाग को एक ऐसे उपकरण में बदल दें जो सच का पता लगा सकता है। ये सिर्फ एक कौशल नहीं है, ये एक सुपर पावर है और अब इसे प्राप्त करने का समय आ गया है। क्या आप क्रिटिकल थिंकिंग के पावर को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, क्रिटिकल थिंकिंग, जीवन का एक नया दृष्टिकोण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास की दुनिया एक रहस्यमय पहेली है और आप उसके टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी बहस में फंस गए हैं और आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपने कभी कोई निर्णय लिया है जिस पर आपको बाद में पछतावा हुआ क्योंकि आपने पर्याप्त जानकारी नहीं जुटाई थी? ये सभी अनुभव एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। हमें क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता है। आज की दुनिया में हम जानकारी की बाढ़ में डूबे हुए हैं। हर दिन हम अनगिनत स्रोतों से डेटा, राय और दावों का सामना करते हैं। टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर जगह जानकारी है। लेकिन इस जानकारी में से कितनी विश्वसनीय है, कितना प्रामाणिक है और कितना सिर्फ दुष्प्रचार है? यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा कौशल है जो हमें जानकारी का विश्लेषण करने, उसका मूल्यांकन करने और तर्कपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें सच्चाई को झूठ से अलग करने, अच्छे तर्कों को खराब तर्कों से अलग करने और अपने स्वयं के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की शक्ति देता है। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ कुछ बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है और हर किसी को सीखना चाहिए। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में मदद कर सकती है। चाहे हम व्यक्तिगत निर्णय ले रहे हों, व्यावसायिक समस्याओं को हल कर रहे हों या सामाजिक मुद्दों पर बहस कर रहे हों। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग वास्तव में क्या है? क्या यह सिर्फ जानकारी को याद रखना या स्वीकार करना नहीं है? यह सिर्फ नकारात्मक या आलोचनात्मक होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग एक रचनात्मक और सक्रिय प्रक्रिया है। ये जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उनके बीच के संबंधों को समझना, उनकी गुणवत्ता का आकलन करना और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना है। ये मान्यताओं पर सवाल उठाना, पूर्वाग्रहों को पहचानना और तर्क और सबूतों के आधार पर अपने स्वयं के विचारों को विकसित करना है। क्रिटिकल थिंकिंग जीवन का एक नया दृष्टिकोण है। यह दुनिया को जिज्ञासा, संदेह और खुले दिमाग से देखने की क्षमता है। यह सतह के नीचे देखने, छिपे हुए एजेंडों को उजागर करने और तर्क और सबूतों के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने की क्षमता है। यह दुनिया को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय उसे सक्रिय रूप से समझने और उसे बेहतर बनाने का प्रयास है। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग हमेशा नदी के पानी का उपयोग करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नदी का पानी कितना साफ है। एक दिन एक वैज्ञानिक गांव में आया और उसने नदी के पानी का परीक्षण किया। वैज्ञानिक ने पाया कि नदी का पानी दूषित था और इसमें जहरीले रसायन थे। वैज्ञानिक ने गांव के लोगों को नदी के पानी का उपयोग करने के खतरों के बारे में बताया और उन्हें सलाह दी कि वे पीने के पानी का एक नया स्रोत खोजें। गांव के लोगों ने वैज्ञानिक की बात सुनी और उन्होंने मिलकर एक कुआं खोदा। कुएं का पानी साफ था और गांव के लोग स्वस्थ रहने लगे। ये कहानी हमें दिखाती है कि क्रिटिकल थिंकिंग कितना महत्वपूर्ण है। अगर गांव के लोगों ने वैज्ञानिक की बात पर विश्वास नहीं किया होता, तो वे बीमार हो जाते और मर भी सकते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक के तर्क का मूल्यांकन किया, उन्होंने खतरे को पहचाना और अपने जीवन को बचाने के लिए कदम उठाए। क्या आपने कभी वैज्ञानिक की तरह महसूस किया है? सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि बाकी सब अंधेरे में हैं? क्या आपने कभी गांव के लोगों की तरह महसूस किया है, किसी पर विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? हम सभी हर दिन इन भूमिकाओं में से किसी एक को निभाते हैं।
क्रिटिकल थिंकिंग हमें उन अंधेरों को दूर करने और सच्चाई को उजागर करने की शक्ति देता है। यह हमें उन लोगों पर भरोसा करने में मदद करता है जो वास्तव में विश्वसनीय हैं, और उन लोगों से सावधान रहने में मदद करता है जो हमें गुमराह करना चाहते हैं। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग की यात्रा कैसे शुरू कर सकते हैं? प्रश्न पूछें, जानकारी का मूल्यांकन करें, पूर्वाग्रहों से अवगत रहें, तार्किक रूप से सोचें और खुले विचारों वाला बनें। यह सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले अध्यायों में हम क्रिटिकल थिंकिंग के विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे और आपको इस शक्तिशाली उपकरण का उपयोग करने के लिए विशिष्ट तकनीकें सिखाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस मानसिकता को अपनाना होगा। हमेशा सवाल पूछें, हमेशा मूल्यांकन करें और हमेशा सीखते रहें। यही क्रिटिकल थिंकिंग का सार है। आज से ही अपने जीवन में क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करना शुरू करें। प्रश्न पूछें, जानकारी का मूल्यांकन करें और अपने विचारों को चुनौती दें। याद रखें, दुनिया को बदलने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा, और क्रिटिकल थिंकिंग आपको उस बदलाव को लाने में मदद कर सकती है। अध्याय 2, अपनी मान्यताओं को चुनौती, स्वतंत्रता का मार्ग। हम सभी अपनी मान्यताओं के साथ जीते हैं। ये मान्यताएं हमारे सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने के तरीके को आकार देती हैं। वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या संभव है और क्या असंभव है। लेकिन क्या होता है जब हमारी मान्यताएं हमें सीमित कर रही होती हैं? क्या होता है जब वे हमें नए विचारों और अनुभवों के लिए बंद कर देती हैं? क्या होता है जब वे हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं? जवाब है, हमें अपनी मान्यताओं को चुनौती देनी होगी। अपनी मान्यताओं को चुनौती देना का मतलब है कि हम उन विचारों और विश्वासों पर सवाल उठाते हैं जिन्हें हमने हमेशा सच माना है। इसका मतलब है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नए दृष्टिकोणों और संभावनाओं के लिए खुद को खोलते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं और उन तरीकों को खोजते हैं जिनसे वे हमारी सोच को विकृत कर सकते हैं। अपनी मान्यताओं को चुनौती देना एक मुश्किल काम हो सकता है। हमारी मान्यताएं अक्सर हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं, और उन्हें छोड़ना ऐसा लग सकता है जैसे हम खुद को ही छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहना होगा। एक समय की बात है, एक शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि हमेशा से ही बहुत शर्मीला और अंतर्मुखी था। उसने माना कि वह कभी भी लोकप्रिय या सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह बहुत शांत और अकेला था। रवि ने कभी भी नए दोस्त बनाने या नए अनुभव करने की कोशिश नहीं की। वह अपना सारा समय घर पर ही बिताता था, किताबें पढ़ता था और वीडियो गेम खेलता था। एक दिन रवि ने एक प्रेरणादायक भाषण सुना। भाषण में वक्ता ने अपनी मान्यताओं को चुनौती देने और अपने सपनों को पूरा करने के महत्व के बारे में बात की। रवि वक्ता के शब्दों से प्रेरित हुआ और उसने अपनी मान्यताओं को चुनौती देने का फैसला किया। रवि ने नए लोगों से मिलना और नए अनुभव करना शुरू कर दिया। उसने एक सामाजिक क्लब में शामिल हो गया, एक स्वयंसेवी संगठन में काम करना शुरू कर दिया और एक नई भाषा सीखी। रवि को जल्द ही पता चला कि वह अपनी मान्यताओं के बारे में गलत था। वह न केवल लोकप्रिय और सफल बन गया, बल्कि उसने अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध और सार्थक पाया। रवि की कहानी हमें दिखाती है कि अपनी मान्यताओं को चुनौती देना कितना महत्वपूर्ण है। अगर रवि ने अपनी मान्यताओं पर विश्वास किया होता, तो वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन क्योंकि उसने अपनी मान्यताओं को चुनौती दी, उसने अपने जीवन को बदल दिया और अपने सपनों को पूरा किया। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी मान्यता है जो आपको सीमित कर रही है? क्या कोई ऐसा विचार है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक रहा है? यदि हाँ, तो मैं आपको अपनी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपनी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए आपको कुछ सवाल पूछने होंगे। यह मान्यता कहां से आई है? क्या इस मान्यता का समर्थन करने के लिए कोई सबूत है? क्या कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण है? क्या यह मान्यता मुझे खुश कर रही है और मुझे बढ़ने में मदद कर रही है? यदि आप पाते हैं कि आपकी कोई मान्यता आपको सीमित कर रही है, तो आप इसे बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। आप नए लोगों से बात कर सकते हैं, नई किताबें पढ़ सकते हैं, नए अनुभव कर सकते हैं और नए कौशल सीख सकते हैं। अपनी मान्यताओं को चुनौती देना एक आजीवन प्रक्रिया है। हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहें और अपने विचारों पर सवाल उठाते रहें। ऐसा करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। आज
मैं आपको अपनी एक मान्यता को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। एक ऐसे विचार के बारे में सोचें जो आपको सीमित कर रहा है और उस विचार पर सवाल उठाना शुरू कर दें। नए विचारों के लिए खुले रहें और जोखिम लेने से न डरें। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप क्या सीखते हैं। अध्याय 3, सूचना का मूल्यांकन, सत्य की खोज। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर तरफ से जानकारी हम पर बरस रही है। हर दिन हमारे सोशल मीडिया फीड, न्यूज़ वेबसाइट्स और यहाँ तक कि हमारे दोस्तों और परिवार के सदस्य भी हमें नए दावे, तथ्य और राय प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इस जानकारी की बाढ़ में हम कैसे जान सकते हैं कि किस पर विश्वास करें? हम कैसे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम गलत सूचना, दुष्प्रचार या सीधे झूठ के शिकार नहीं हो रहे हैं? जवाब है, हमें जानकारी का मूल्यांकन करना सीखना होगा। सूचना का मूल्यांकन सिर्फ एक कौशल नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। एक ऐसी दुनिया में जहां गलत सूचना तेजी से फैल सकती है और गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम हर उस चीज पर सवाल उठाएं जिसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं। हमें यह सीखने की जरूरत है कि स्रोतों का विश्लेषण कैसे करें, दावों की विश्वसनीयता का आकलन कैसे करें और अपने स्वयं के निष्कर्षों पर कैसे पहुंचें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक तालाब था जो गांव के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। सदियों से गांव के लोग बिना किसी सवाल के तालाब के पानी का उपयोग करते थे। लेकिन एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला गांव में आई और उसने गांव के लोगों को चेतावनी दी कि तालाब का पानी प्रदूषित हो सकता है। बूढ़ी महिला ने गांव के लोगों को तालाब के पानी की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यह पीने के लिए सुरक्षित है। गांव के कुछ लोगों ने बूढ़ी महिला की बात पर ध्यान नहीं दिया और वे तालाब के पानी का उपयोग करते रहे। लेकिन अन्य लोगों ने बूढ़ी महिला की बात सुनी और उन्होंने तालाब के पानी की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि तालाब का पानी वास्तव में दूषित था और इसमें जहरीले रसायन थे। गांव के लोगों ने तालाब के पानी का उपयोग करना बंद कर दिया और उन्होंने पीने के पानी का एक नया स्रोत खोजा। बूढ़ी महिला की कहानी हमें दिखाती है कि सूचना का मूल्यांकन करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर गांव के लोगों ने बूढ़ी महिला की बात पर विश्वास करने से पहले पानी की जांच नहीं की होती, तो वे बीमार हो जाते या मर भी जाते। आजकल हम तालाब में जहरीले रसायन की तरह ही ऑनलाइन गलत सूचना का सामना करते हैं। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने किसी ऐसी चीज पर विश्वास किया हो जो बाद में गलत साबित हुई? क्या आप कभी फर्जी खबर का शिकार हुए हैं? हम सभी कभी ना कभी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन अनुभवों से सीखें और भविष्य में जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर तैयार रहें। तो हम प्रभावी ढंग से जानकारी का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? स्रोत की जांच करें, तथ्यों की जांच करें, भाषा की जांच करें, अपने पूर्वाग्रहों पर विचार करें और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्र करें। सूचना का मूल्यांकन करना एक कठिन कौशल हो सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। जितना अधिक हम जानकारी का मूल्यांकन करने का अभ्यास करते हैं, उतना ही बेहतर हम सच्चाई को झूठ से अलग कर पाएंगे और अधिक सूचित और तर्कपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। आज मैं आपको एक समाचार लेख, एक सोशल मीडिया पोस्ट या किसी अन्य प्रकार की जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जिसका आप सामना करते हैं। ऊपर दिए गए कदमों का उपयोग करके स्रोत का विश्लेषण करें, तथ्यों की जांच करें, भाषा की जांच करें, अपने पूर्वाग्रहों पर विचार करें और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्र करें। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप क्या सीखते हैं। अध्याय 4, तार्किक सोच, सही दिशा में कदम। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में हमें अनगिनत रास्तों में से चुनाव करना होता है। कुछ रास्ते स्पष्ट और सीधे होते हैं, जबकि अन्य धुंधले और घुमावदार होते हैं। कुछ रास्ते हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाते हैं, जबकि अन्य निराशा और असफलता की ओर। तो हम कैसे जानते हैं कि कौन सा रास्ता चुनना है? हम कैसे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? जवाब है तार्किक सोच। तार्किक सोच एक ऐसी शक्ति है जो हमें स्पष्ट रूप से सोचने, समस्याओं को हल करने और तर्कपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें भावनाओं, पूर्वाग्रहों और भ्रमों के जाल से मुक्त करती है और हमें वास्तविकता को देखने की अनुमति देती है जैसा कि वह वास्तव में है। तार्किक सोच हमें सही दिशा में कदम रखने में मदद करती है, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। एक समय की बात है,
एक राजा था जो अपने राज्य को बेहतर बनाना चाहता था। राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसे हमेशा यह पता नहीं होता था कि सबसे अच्छा निर्णय कैसे लिया जाए। एक दिन राजा ने एक बुद्धिमान सलाहकार को नियुक्त किया। सलाहकार तार्किक सोच में कुशल था और वह राजा को हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता था। सलाहकार ने राजा को सिखाया कि किसी भी समस्या का विश्लेषण कैसे करें, विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कैसे करें और सबसे अच्छा समाधान कैसे चुनें। उसने राजा को तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, भावनाओं को नियंत्रित करने और पूर्वाग्रहों से बचने का भी तरीका सिखाया। सलाहकार के मार्गदर्शन में राजा ने कई सफल निर्णय लिए और अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। राजा की कहानी हमें दिखाती है कि तार्किक सोच कितना महत्वपूर्ण है। अगर राजा ने तार्किक सोच का उपयोग नहीं किया होता, तो वह शायद अपने राज्य को बेहतर बनाने में असफल रहता। हम सभी अपने जीवन में राजा की तरह हैं। हमें हर दिन अनगिनत निर्णय लेने होते हैं और इन निर्णयों के हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। चाहे हम अपने करियर के बारे में फैसला कर रहे हों, अपने रिश्तों के बारे में या अपने स्वास्थ्य के बारे में, तार्किक सोच हमें सही चुनाव करने में मदद कर सकती है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने तार्किक सोच का उपयोग करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया हो? क्या आप कोई ऐसी स्थिति जानते हैं जहां तार्किक सोच आपको अधिक सफल बना सकती है? हम सभी हर दिन तार्किक सोच का उपयोग करते हैं, चाहे हम इसे जानते हों या नहीं। लेकिन जितना अधिक हम तार्किक सोच का अभ्यास करते हैं, उतना ही बेहतर हम निर्णय ले पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो हम अपनी तार्किक सोच कौशल को कैसे सुधार सकते हैं? तर्कों की पहचान करें, तर्कों का मूल्यांकन करें, पूर्वाग्रहों से अवगत रहें, तार्किक भ्रमों से बचें और अभ्यास करते रहें। तार्किक सोच एक आजीवन प्रक्रिया है। हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहें और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाते रहें। ऐसा करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक अधिक तर्कपूर्ण विचारक बन सकते हैं। आज मैं आपको अपने आसपास के तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर या अपने दैनिक जीवन में तर्कों की तलाश करें। प्रत्येक तर्क के लिए इन सवालों के जवाब देने का प्रयास करें। तर्क क्या है? क्या तर्क ठोस है? क्या तर्क विश्वसनीय है? क्या तर्क प्रासंगिक है? क्या कोई तार्किक भ्रम है? अध्याय 5, सामान्य तार्किक भ्रम। सोच में आने वाली बाधाएं। जैसे एक कुशल कारीगर अपने औजारों से परिचित होता है, वैसे ही एक क्रिटिकल थिंकर को तार्किक सोच के उपकरणों और बाधाओं के बारे में पता होना चाहिए। हमने पहले तार्किक सोच के उपकरणों, जैसे कि तर्क और सबूतों के बारे में बात की है। अब हमें उन बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारी सोच को विकृत कर सकती हैं और हमें गलत निष्कर्षों तक ले जा सकती हैं। इन बाधाओं को तार्किक भ्रम कहा जाता है। तार्किक भ्रम तर्क में त्रुटियां हैं जो अक्सर आकर्षक और विश्वसनीय लगती हैं, लेकिन वास्तव में गलत या अविश्वसनीय होती हैं। वे हमारी सोच को इस तरह से प्रभावित कर सकते हैं कि हमें इसका एहसास भी ना हो और वे हमें महत्वपूर्ण निर्णयों में गंभीर गलतियां करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए तार्किक भ्रमों को पहचानना और उनसे बचना क्रिटिकल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक समय की बात है, एक शहर में एक लोकप्रिय नेता था जो हमेशा अपने भाषणों में तार्किक भ्रमों का उपयोग करता था। नेता लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि वह उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, भले ही उसके पास कोई ठोस योजना या योग्यता नहीं थी। नेता एड होमिनम, स्ट्रॉ मैन और अपील टू इमोशन जैसे भ्रमों का उपयोग करता था और वह जानता था कि लोगों को कैसे गुमराह करना है। शहर के कई लोग नेता की बातों में आ गए और उन्होंने उसे वोट दिया। नेता ने चुनाव जीता, लेकिन उसने जल्द ही शहर को बर्बाद कर दिया। उसने भ्रष्ट नीतियां लागू की, उसने अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाया और उसने शहर के संसाधनों को लूट लिया। शहर के लोग तबाह हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक तार्किक भ्रम का शिकार हो गए थे। यह कहानी हमें दिखाती है कि तार्किक भ्रम कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर शहर के लोगों ने नेता के भाषणों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया होता, तो वे उसे वोट नहीं देते और वे शहर को बर्बाद होने से बचा लेते। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आप किसी तार्किक भ्रम के शिकार हुए हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे तर्क पर विश्वास किया है जो बाद में गलत साबित हुआ? हम सभी कभी ना कभी तार्किक भ्रमों का शिकार होते हैं, लेकिन जितना अधिक हम तार्किक भ्रमों के बारे में जानते हैं, उतना ही बेहतर हम उनसे बच सकते हैं। तो
कुछ सामान्य तार्किक भ्रम क्या हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। एड होमिनम, स्ट्रॉमैन, अपील टू अथॉरिटी, फॉल्स डाइकोटॉमी और स्लिपरी स्लोप जैसे कुछ प्रमुख तार्किक भ्रमों से परिचित रहें और उनके उदाहरणों को समझें। तार्किक भ्रमों को पहचानना और उनसे बचना एक आजीवन प्रक्रिया है, जिसके लिए सतर्कता, आलोचनात्मक सोच और खुले दिमाग की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको तार्किक भ्रमों की तलाश करने और उन्हें पहचानने का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आप समाचारों में, सोशल मीडिया पर या अपने दैनिक जीवन में तर्कों को सुन सकते हैं और उनमें भ्रमों को खोजने की कोशिश कर सकते हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप तार्किक भ्रमों से बच पाएंगे और अधिक तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाएंगे। अध्याय 6, समस्या समाधान में क्रिटिकल थिंकिंग, चुनौतियों को अवसरों में बदलना। समस्याएं जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। छोटी मोटी असुविधाओं से लेकर जटिल चुनौतियों तक हम हर दिन किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। कुछ समस्याएं सरल होती हैं और उनका आसान समाधान होता है, जबकि अन्य बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं और उनके लिए रचनात्मक और रणनीतिक सोच की आवश्यकता होती है। यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग समस्या समाधान के लिए करना सिर्फ समाधान खोजना नहीं है, बल्कि समस्या को गहराई से समझना, संभावित समाधानों का मूल्यांकन करना और सबसे प्रभावी और उचित समाधान का चयन करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें भावनाओं, पूर्वाग्रहों और अनुमानों से मुक्त होकर स्पष्ट रूप से सोचने की अनुमति देती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें चुनौतियों को अवसरों में बदलने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती और लगनशील किसान था, लेकिन वह हमेशा गरीबी में जीता था। हर साल रामू को अपनी फसल उगाने और बेचने में बहुत मुश्किल होती थी। एक दिन रामू ने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सीखा। उसने महसूस किया कि वह अपनी समस्याओं को हल करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस कौशल का उपयोग कर सकता है। रामू ने अपनी समस्या का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने पाया कि उसकी फसल कम उपजाऊ मिट्टी, खराब सिंचाई और कीटों के कारण खराब हो रही थी। रामू ने इन समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न समाधानों पर विचार किया। उसने मिट्टी में खाद डालने, नई सिंचाई प्रणाली स्थापित करने और कीटों को मारने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करने का फैसला किया। रामू ने इन समाधानों को लागू किया और उसकी फसल में सुधार होने लगा। जल्द ही रामू एक सफल और धनी किसान बन गया। रामू की कहानी हमें दिखाती है कि क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके समस्या समाधान कितना महत्वपूर्ण है। अगर रामू ने क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग नहीं किया होता, तो वह शायद जीवन भर गरीबी में जीता रहता। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके किसी समस्या को हल किया हो? क्या आप कोई ऐसी समस्या जानते हैं जिसका समाधान क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके किया जा सकता है? हम सभी हर दिन समस्याओं का सामना करते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत हों, पेशेवर हों या सामाजिक हों। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हमें इन समस्याओं को अवसरों में बदलने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके समस्या समाधान कैसे करें? समस्या को परिभाषित करें, जानकारी एकत्र करें, संभावित समाधानों पर विचार करें, समाधान का मूल्यांकन करें, सबसे अच्छा समाधान चुनें। क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करना एक आजीवन कौशल है, जिसे हर दिन अभ्यास करने से सुधारा जा सकता है। हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहें और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाते रहें। अध्याय 7, रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, संभावनाओं के द्वार खोलना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग जितनी जरूरी है, उतनी ही रचनात्मक सोच भी जरूरी है। जहां क्रिटिकल थिंकिंग हमें जानकारी का मूल्यांकन करने, तार्किक तर्क देने और समस्याओं का विश्लेषण करने में मदद करती है, वहीं रचनात्मक सोच हमें नए विचारों को उत्पन्न करने, लीक से हटकर सोचने और समस्याओं को हल करने के नए और अभिनव तरीके खोजने में सक्षम बनाती है। रचनात्मक सोच हमें संभावनाओं के द्वार खोलती है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए और रोमांचक अवसरों का पता लगाने में मदद करती है। रचनात्मक सोच का मतलब सिर्फ कलात्मक होना या असामान्य विचार उत्पन्न करना नहीं है। रचनात्मक सोच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नई अवधारणाओं, विचारों और समाधानों का निर्माण करना शामिल है। ये मौजूदा विचारों को संयोजित करने, नए दृष्टिकोणों की खोज करने और स्थापित मानदंडों को चुनौती देने की क्षमता है।
रचनात्मक सोच हमें अपने जीवन के हर पहलू में नवाचार करने, प्रयोग करने और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा आविष्कारक रहता था जिसका नाम महेश था। महेश हमेशा नई चीजें बनाने और समस्याओं को हल करने के बारे में सोचता रहता था। गांव में कई लोगों ने महेश को सनकी और बेकार समझा, क्योंकि उसके आविष्कार अक्सर असफल हो जाते थे। लेकिन महेश कभी हार नहीं मानता था। वह हमेशा प्रयोग करता रहता था, नई चीजें सीखता रहता था और अपनी गलतियों से सीखता रहता था। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। गांव के लोगों के पास पानी का कोई स्रोत नहीं था और वे सभी प्यासे मरने लगे थे। महेश ने गांव के लोगों को बचाने का फैसला किया। उसने एक विशेष पंप का आविष्कार किया जो जमीन से पानी खींच सकता था। पंप ने गांव के लोगों को पानी प्रदान किया और उन्हें सूखे से बचाया। महेश की कहानी हमें दिखाती है कि रचनात्मक सोच कितना महत्वपूर्ण है। अगर महेश ने हार मान ली होती और अपनी रचनात्मक सोच का उपयोग नहीं किया होता, तो गांव के लोग प्यासे मर जाते। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने रचनात्मक सोच का उपयोग करके किसी समस्या को हल किया हो? क्या आप कोई ऐसी स्थिति जानते हैं जहां रचनात्मक सोच आपको अधिक सफल बना सकती है? हम सभी में रचनात्मकता की क्षमता होती है, चाहे हम इसे जानते हों या नहीं। लेकिन रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए हमें सचेत प्रयास करना होगा। तो हम अपनी रचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? नए अनुभवों के लिए खुलें, प्रश्न पूछें, जोखिम लें, आराम करें, दूसरों के साथ सहयोग करें। रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना एक आजीवन प्रक्रिया है। हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहें, अपनी कल्पना का उपयोग करें और प्रयोग करने से न डरें। ऐसा करके आप संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं और अपने जीवन को असीम रूप से समृद्ध कर सकते हैं। अध्याय 8, पूर्वाग्रह को पहचानना और उससे निपटना। निष्पक्षता की ओर एक कदम। हम सब में पूर्वाग्रह होते हैं। ये हमारे सोचने के तरीके में अंतर्निहित शॉर्टकट हैं, जो हमारे अनुभवों, हमारी परवरिश और हमारे आसपास की दुनिया से प्रभावित होते हैं। पूर्वाग्रह हमें तेजी से निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे हमारी सोच को भी विकृत कर सकते हैं। हमें गलत निष्कर्षों तक ले जा सकते हैं और दूसरों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में यह जानना महत्वपूर्ण है कि पूर्वाग्रह को कैसे पहचाना जाए और उनसे कैसे निपटा जाए। पूर्वाग्रह एक ऐसी धारणा या पूर्वाग्रह है जो तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह किसी व्यक्ति, समूह या चीज के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। पूर्वाग्रह अचेतन या सचेत हो सकता है। अचेतन पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में गहराई से बैठे होते हैं और हम शायद ही कभी उनके बारे में जानते हैं। सचेत पूर्वाग्रह वे होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और जिन्हें हम जानबूझकर करते हैं। पूर्वाग्रह हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। वे हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे करियर के अवसरों को सीमित कर सकते हैं और सामाजिक अन्याय को जन्म दे सकते हैं। पूर्वाग्रह हमें गलत निर्णय लेने, गलत निष्कर्षों तक पहुंचने और दूसरों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए पूर्वाग्रह को पहचानना और उनसे निपटना एक अधिक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए आवश्यक है। एक समय की बात है, एक गांव में एक स्कूल था जहां केवल लड़के पढ़ते थे। गांव के लोगों का मानना था कि लड़कियां लड़कों की तुलना में कम बुद्धिमान होती हैं और उन्हें शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। एक दिन एक बुद्धिमान शिक्षिका गांव में आई और उसने गांव के लोगों को समझाया कि लड़कियां भी लड़कों की तरह ही बुद्धिमान होती हैं और उन्हें शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए। शिक्षिका ने गांव के लोगों को अपनी पूर्वाग्रहपूर्ण मान्यताओं पर सवाल उठाने और लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए राजी किया। जल्द ही लड़कियों ने लड़कों के साथ स्कूल जाना शुरू कर दिया और उन्होंने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गांव के लोगों को एहसास हुआ कि वे अपनी पूर्वाग्रहपूर्ण मान्यताओं के बारे में गलत थे और उन्होंने शिक्षिका को धन्यवाद दिया कि उसने उन्हें सच्चाई बताई। ये कहानी हमें दिखाती है कि पूर्वाग्रह कितना हानिकारक हो सकता है और इसे पहचानना और उनसे निपटना कितना महत्वपूर्ण है। अगर गांव के लोगों ने अपनी पूर्वाग्रहपूर्ण मान्यताओं को चुनौती नहीं दी होती, तो लड़कियों को शिक्षा का अवसर नहीं मिलता और वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने किसी पूर्वाग्रह का अनुभव किया हो? क्या आपने कभी किसी को अपने पूर्वाग्रहों के कारण गलत निर्णय लेते हुए देखा है? हम सभी किसी न किसी रूप में पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं, चाहे हम इसे जानते हों या नहीं।
इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने पूर्वाग्रहों के बारे में ईमानदार रहें और उनसे निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। तो हम अपने पूर्वाग्रहों को कैसे पहचान सकते हैं और उनसे कैसे निपट सकते हैं? अपने पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक रहें, अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती दें, दूसरों के दृष्टिकोणों के लिए खुले रहें, पूर्वाग्रह के खिलाफ बोलें और एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए प्रयास करें। पूर्वाग्रह को पहचानना और उससे निपटना एक आजीवन प्रक्रिया है। हमें हमेशा अपने विचारों और कार्यों पर सवाल उठाते रहना चाहिए और दूसरों के प्रति अधिक समझदार और निष्पक्ष बनने का प्रयास करना चाहिए। आज मैं आपको अपने एक पूर्वाग्रह को पहचानने और उससे निपटने के लिए कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपसे अलग है। किसी ऐसे मुद्दे पर शोध करें जिसके बारे में आपको कम जानकारी है, या किसी ऐसे संगठन का समर्थन करें जो समानता को बढ़ावा देता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप क्या सीखते हैं और आप दुनिया को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। अध्याय 9, प्रभावी ढंग से संवाद करना। संबंध बनाने और विचारों को साझा करने की कला। संचार मानव संपर्क का मूल है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जानकारी साझा करते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। जब हम स्पष्ट, संक्षिप्त और सम्मानजनक तरीके से संवाद करते हैं, तो हम दूसरों को समझ सकते हैं, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। प्रभावी संचार का अर्थ केवल बोलना या लिखना नहीं है। इसमें सक्रिय रूप से सुनना, गैर मौखिक संकेतों को समझना और प्रतिक्रिया देना भी शामिल है। प्रभावी संचार में अपने दर्शकों को समझना, अपनी भाषा और शैली को उनके स्तर और जरूरतों के अनुसार समायोजित करना और खुले और ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहित करना शामिल है। प्रभावी संचार हमें गलतफहमियों को दूर करने, संघर्षों को हल करने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने में मदद करता है। एक समय की बात है, एक बड़ी कंपनी में दो विभाग थे जिनके बीच अक्सर संघर्ष होता रहता था। एक विभाग तकनीकी था और दूसरा विभाग विपणन था। तकनीकी विभाग के लोगों को लगता था कि विपणन विभाग के लोग उनके काम को नहीं समझते हैं, और विपणन विभाग के लोगों को लगता था कि तकनीकी विभाग के लोग बहुत जटिल भाषा का उपयोग करते हैं। इस संचार के अभाव में दोनों विभाग अक्सर एक दूसरे के साथ गलतफहमी में पड़ जाते थे, जिससे परियोजनाओं में देरी होती थी और कंपनी को नुकसान होता था। फिर एक नया प्रबंधक आया। प्रबंधक ने दोनों विभागों के प्रमुखों को एक साथ बुलाया और उन्हें एक दूसरे के साथ खुलकर और ईमानदारी से संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रबंधक ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रत्येक विभाग के लोगों को दूसरे विभाग के काम और चुनौतियों के बारे में पता हो। कुछ हफ्तों के भीतर दोनों विभागों के बीच संचार में सुधार होने लगा। तकनीकी विभाग के लोगों ने विपणन विभाग के लोगों को अधिक स्पष्ट रूप से समझाना शुरू कर दिया और विपणन विभाग के लोगों ने तकनीकी विभाग के लोगों के विचारों को अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। परियोजनाओं में समन्वय बढ़ा और कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हुआ। प्रबंधक की कहानी हमें दिखाती है कि प्रभावी ढंग से संवाद करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर प्रबंधक ने संचार को बेहतर बनाने के लिए कदम नहीं उठाए होते, तो दोनों विभाग संघर्ष करते रहते और कंपनी को नुकसान होता रहता। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने प्रभावी ढंग से संवाद करके किसी समस्या को हल किया हो? क्या आप कोई ऐसी स्थिति जानते हैं जहां प्रभावी संचार आपको अधिक सफल बना सकता है? हम सभी हर दिन संवाद करते हैं, चाहे हम इसे जानते हों या नहीं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने संचार कौशल को विकसित करें और प्रभावी ढंग से संवाद करने की कला सीखें। तो हम प्रभावी ढंग से संवाद कैसे कर सकते हैं? स्पष्ट और संक्षिप्त रहें, सक्रिय रूप से सुनें, गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान दें, सहानुभूति दिखाएं और प्रतिक्रिया दें। प्रभावी संचार एक आजीवन प्रक्रिया है। हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहें, अपनी संचार शैली का अभ्यास करें और दूसरों के साथ जुड़ने और उन्हें समझने के नए तरीकों की तलाश करते रहें। आज मैं आपको किसी मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। ध्यान से सुनें कि वे क्या कह रहे हैं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और एक खुला और ईमानदार संवाद स्थापित करने का प्रयास करें। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप क्या सीखते हैं और आपके रिश्ते कितने मजबूत होते हैं। अध्याय 10, नैतिक निर्णय लेना, सही और गलत के बीच का मार्ग। नैतिक निर्णय लेना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर दिन
हम ऐसे विकल्पों का सामना करते हैं जिनके नैतिक निहितार्थ होते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े। क्या हमें अपने दोस्त के बारे में एक रहस्य बताना चाहिए? क्या हमें अपनी नौकरी में धोखा देना चाहिए? क्या हमें एक अन्यायपूर्ण कानून का पालन करना चाहिए? ये नैतिक निर्णय हमारे मूल्यों, हमारी मान्यताओं और हमारे नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। नैतिक निर्णय लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम यह तय करते हैं कि किसी विशेष स्थिति में क्या सही है और क्या गलत है। नैतिक निर्णय लेना क्यों महत्वपूर्ण है? नैतिक निर्णय लेना हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे व्यावसायिक जीवन और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम नैतिक निर्णय लेते हैं, तो हम अपने मूल्यों को बरकरार रखते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। नैतिक निर्णय लेना हमें अपने आप को और दूसरों को सम्मान करने, ईमानदारी से काम करने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने में मदद करता है। हालांकि नैतिक निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता है। नैतिक दुविधाएं जटिल होती हैं और सही और गलत के बीच का रास्ता हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। विभिन्न नैतिक सिद्धांत और मूल्य हो सकते हैं जो संघर्ष करते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ, सामाजिक दबाव और भावनात्मक कारक भी नैतिक निर्णय लेने को कठिन बना सकते हैं। इसलिए नैतिक निर्णय लेने को समझना और नैतिक सिद्धांतों का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, एक कंपनी में एक कर्मचारी को पता चला कि उसके बॉस वित्तीय धोखाधड़ी कर रहे थे। कर्मचारी जानता था कि यह गलत था, लेकिन उसे यह भी डर था कि अगर वह अपने बॉस को उजागर करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कर्मचारी ने एक कठिन नैतिक दुविधा का सामना किया। उसे क्या करना चाहिए था? कर्मचारी के पास कई विकल्प थे। वह मामले को अनदेखा कर सकता था, जो उसके लिए सबसे आसान रास्ता होता, लेकिन यह गलत होता। वह अपने बॉस से बात कर सकता था और उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर सकता था, लेकिन इससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। वह कंपनी के उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दे सकता था, लेकिन इससे उसके और उसके बॉस के बीच दुश्मनी पैदा हो सकती थी। कर्मचारी ने आखिरकार सही काम करने का फैसला किया। उसने कंपनी के उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। उसके बॉस को नौकरी से निकाल दिया गया और कंपनी को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाया गया। कर्मचारी को भी कुछ समय के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अंततः एक नई और बेहतर नौकरी ढूंढ ली। कर्मचारी की कहानी हमें दिखाती है कि नैतिक निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह हमेशा सही होता है। जब हम नैतिक निर्णय लेते हैं, तो हम अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हैं और हम एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करते हैं। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने एक कठिन नैतिक निर्णय का सामना किया हो? आपने क्या किया? क्या आप अपने निर्णय से संतुष्ट थे? हम सभी हर दिन नैतिक निर्णय लेते हैं, चाहे हम इसे जानते हों या नहीं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम नैतिक सिद्धांतों को समझें और नैतिक निर्णय लेने का अभ्यास करें। तो हम नैतिक निर्णय कैसे ले सकते हैं? नैतिक मूल्यों को पहचानें, स्थिति का विश्लेषण करें, विकल्पों पर विचार करें, परिणामों का मूल्यांकन करें और अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करें। नैतिक निर्णय लेना एक आजीवन प्रक्रिया है। हमेशा नए विचारों और सिद्धांतों के लिए खुले रहें और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाते रहें। ऐसा करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक अधिक नैतिक व्यक्ति बन सकते हैं। आज मैं आपको एक नैतिक दुविधा के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जो आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं या अतीत में सामना कर चुके हैं। इस स्थिति का विश्लेषण करें, प्रासंगिक नैतिक सिद्धांतों पर विचार करें और एक ऐसा निर्णय लें जो आपके मूल्यों के अनुरूप हो। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप क्या सीखते हैं और आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों के प्रति कितना अधिक सम्मान महसूस करते हैं। नैतिक निर्णय लेने का अभ्यास एक सतत प्रक्रिया है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप नैतिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। एक उदाहरण के तौर पर, आप किसी दोस्त के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक लेख पढ़ सकते हैं या एक नैतिक दुविधा पर एक विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जो न्यायपूर्ण, दयालु और नैतिक हो। नैतिक निर्णय लेना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसा प्रयास है जो हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है। जब हम नैतिक मूल्यों के अनुसार जीते हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं और एक ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जिस पर हमें गर्व हो सकता है। इसलिए आइए हम सभी नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध हों और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 11,
आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालना, सीखने और बढ़ने का अवसर। हमें अपने जीवन में कभी न कभी आलोचना का सामना करना पड़ता है, चाहे वह हमारे काम पर, हमारी प्रस्तुति पर, हमारी राय पर या हमारी किसी भी चीज पर हो। आलोचना हमेशा सुखद नहीं होती। ये दर्दनाक, निराशाजनक और यहाँ तक कि अपमानजनक भी हो सकती है। हालांकि आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालने की क्षमता एक मूल्यवान कौशल है, जो हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों रूप से सीखने, बढ़ने और सफल होने में मदद कर सकती है। आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम आलोचना को एक व्यक्तिगत हमले के रूप में लेने के बजाय उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। इसका मतलब है कि हम आलोचना को शांत और निष्पक्ष रूप से सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं और फिर यह तय करते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालने का मतलब यह भी है कि हम आलोचना करने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मानजनक रहें, भले ही हम उसकी राय से सहमत न हों। आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालना क्यों महत्वपूर्ण है? आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालने से हमें अपने कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। ये हमें उन क्षेत्रों में सुधार करने का अवसर प्रदान करती है जहां हम कमजोर हैं और हमें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करती है। आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालने से हमें बेहतर बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। हालांकि आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालना हमेशा आसान नहीं होता है। जब हमें आलोचना मिलती है तो हम रक्षात्मक, क्रोधित या निराश महसूस कर सकते हैं। हम आलोचना को व्यक्तिगत हमले के रूप में ले सकते हैं और इसे खारिज करने या उससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित किया जाए और आलोचना को रचनात्मक तरीके से कैसे संभाला जाए। एक समय की बात है, एक युवा कलाकार थी जिसका नाम नेहा था। नेहा बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन वह आलोचना को संभालने में अच्छी नहीं थी। जब भी उसे अपनी कला के बारे में कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी, तो वह बहुत निराश हो जाती थी और वह अपनी कला पर काम करना छोड़ देती थी। एक दिन नेहा ने एक अनुभवी कलाकार से सलाह ली। अनुभवी कलाकार ने नेहा को समझाया कि आलोचना सिर्फ एक राय है और उसे इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। अनुभवी कलाकार ने नेहा को यह भी सिखाया कि आलोचना को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जाए। नेहा ने अनुभवी कलाकार की सलाह सुनी और उसने अपनी मानसिकता बदल दी। उसने आलोचना को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया और उसने अपनी कला को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। कुछ वर्षों के भीतर नेहा एक सफल कलाकार बन गई। नेहा की कहानी हमें दिखाती है कि आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालना कितना महत्वपूर्ण है। अगर नेहा आलोचना से निराश हो गई होती, तो वह कभी भी एक सफल कलाकार नहीं बन पाती। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने आलोचना को रचनात्मक रूप से संभाला हो? आपने क्या सीखा? क्या आप कोई ऐसी स्थिति जानते हैं जहां आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालना आपको अधिक सफल बना सकता है? हम सभी हर दिन आलोचना का सामना करते हैं, इसीलिए हमें यह सीखना चाहिए कि इसे कैसे संभाला जाए। तो हम आलोचना को रचनात्मक रूप से कैसे संभालें? शांत रहें, सुनें, समझें, जवाब दें, सीखें। आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालना एक आजीवन प्रक्रिया है। हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहें और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाते रहें। ऐसा करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक अधिक लचीला और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आज मैं आपको पिछली बार मिली आलोचना के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आपने उस आलोचना पर कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या आप बेहतर कर सकते थे? अगली बार जब आपको आलोचना मिलती है, तो इन चरणों का पालन करने का प्रयास करें और आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालें। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप क्या सीखते हैं और आप कितने मजबूत बनते हैं। आलोचना को रचनात्मक रूप से संभालने का अभ्यास एक सतत प्रक्रिया है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप इसे कर पाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर, आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रतिक्रिया मांग सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं। आप आलोचना पर एक लेख पढ़ सकते हैं या आप एक कार्यशाला में भाग ले सकते हैं जो आपको आलोचना को संभालने के कौशल सिखाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुले दिमाग और सीखने की इच्छा के साथ आलोचना का सामना करें। आलोचना एक उपहार हो सकती है जो हमें अपने जीवन में सुधार करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। अध्याय 12, आत्मचिंतन का अभ्यास करना।
अपने भीतर की यात्रा। आज के तेज तर्रार और भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास रुकने और सोचने का समय ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और हम वास्तव में कौन हैं। हम लगातार बाहर की दुनिया से प्रेरित होते रहते हैं, जिससे हम अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और अनुभवों से कट जाते हैं। यहीं पर आत्मचिंतन काम आता है। आत्मचिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जानबूझकर अपने विचारों, भावनाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों की जांच करते हैं। यह अपने आप से कठिन प्रश्न पूछने, अपनी गलतियों से सीखने और अपनी ताकत का पता लगाने का एक तरीका है। आत्मचिंतन हमें अपने मूल्यों, अपने लक्ष्यों और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह हमें अपने आप को बेहतर ढंग से जानने, अपने जीवन को अधिक जानबूझकर जीने और अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है। एक समय की बात है, एक सफल व्यवसायी था जिसका नाम विकास था। विकास ने अपना जीवन अपने करियर को बनाने में बिताया था और उसने बहुत सफलता हासिल की थी। हालांकि विकास खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह क्या है। एक दिन विकास ने आत्मचिंतन के बारे में सीखा। उसने फैसला किया कि वह हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालेगा। विकास ने हर दिन 30 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठना शुरू कर दिया और अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न पूछे, जैसे कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और मैं अपने रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकता हूं? धीरे धीरे विकास को अपने जीवन के बारे में अधिक स्पष्टता मिलने लगी। उसने महसूस किया कि वह केवल अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया था। विकास ने अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव करने का फैसला किया। उसने अपने काम के घंटे कम कर दिए और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। उसने एक नया शौक भी शुरू किया जो उसे बहुत पसंद आया। विकास खुश था कि उसने आत्मचिंतन का अभ्यास शुरू कर दिया था। उसने पाया कि आत्मचिंतन उसके जीवन को बेहतर बनाने और उसे अधिक पूर्ण और सार्थक बनाने में मदद कर रहा है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने आत्मचिंतन का अभ्यास किया हो? आपने क्या सीखा? क्या आप कोई ऐसी स्थिति जानते हैं जहां आत्मचिंतन आपको अधिक सफल बना सकता है? हम सभी हर दिन कई तरह के विकल्पों का सामना करते हैं और आत्मचिंतन हमें बेहतर निर्णय लेने और अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने में मदद कर सकता है। तो हम आत्मचिंतन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? एक शांत जगह खोजें, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, अपने आप से कठिन प्रश्न पूछें, अपने जवाबों को लिखें और अपने अनुभवों से सीखें। आत्मचिंतन एक आजीवन प्रक्रिया है। हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहें और अपने मूल्यों के अनुसार जीने का प्रयास करें। ऐसा करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक अधिक जागरूक और संतुष्ट व्यक्ति बन सकते हैं। आज मैं आपको आत्मचिंतन के लिए कुछ समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने दिन में कुछ मिनट निकालें और अपने विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न पूछें और ईमानदारी से उनका उत्तर देने का प्रयास करें। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में क्या सीखते हैं। आत्मचिंतन का अभ्यास एक सतत प्रक्रिया है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने आप को समझ पाएंगे और उतना ही बेहतर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। एक उदाहरण के तौर पर, आप हर दिन एक जर्नल लिख सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं और अपने विचारों और भावनाओं के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। आत्मचिंतन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने और अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद कर सकता है। अध्याय 13, आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहना, ज्ञान और विकास की यात्रा। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो लगातार बदल रही है। नई तकनीकें उभर रही हैं, नए विचार सामने आ रहे हैं और नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। इस तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक और सफल रहने के लिए हमें आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आजीवन सीखना एक स्वैच्छिक, आत्मनिर्देशित और सतत प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूरे जीवन में ज्ञान, कौशल और समझ हासिल करते हैं। यह केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनौपचारिक शिक्षा, अनुभव से सीखना और दूसरों के साथ बातचीत से सीखना भी शामिल है। आजीवन सीखने का अर्थ है
जिज्ञासा बनाए रखना, नए विचारों के लिए खुले रहना और अपनी क्षमताओं को लगातार विकसित करना। आजीवन सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? आजीवन सीखना व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप से यह हमें अधिक संतुष्ट, खुश और पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें मानसिक रूप से सक्रिय रहने, आत्मविश्वास बढ़ाने और नए हितों और जुनूनों को खोजने में मदद करता है। व्यावसायिक रूप से यह हमें प्रतिस्पर्धी बने रहने, नए करियर अवसरों को खोजने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। सामाजिक रूप से यह हमें सक्रिय नागरिक बनने, समस्याओं को हल करने और अपने समुदायों में योगदान करने में मदद करता है। एक समय की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम आनंद था। आनंद ने अपने जीवन में कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। वह एक गरीब किसान था जिसने अपना सारा जीवन खेत में काम करने में बिताया था। एक दिन आनंद ने एक पुस्तकालय में प्रवेश किया। यह पहली बार था जब आनंद ने कभी कोई किताब देखी थी। आनंद पुस्तकालय में मौजूद ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पढ़ना और लिखना सीखने का फैसला किया। आनंद ने पढ़ना और लिखना सीखने के लिए बहुत मेहनत की। उसने हर दिन पुस्तकालय में कई घंटे बिताए और उसने अपने दोस्तों और परिवार से भी मदद मांगी। कुछ महीनों के भीतर आनंद पढ़ना और लिखना सीख गया। आनंद को पढ़ने और लिखने की खुशी का अनुभव हुआ और उसने ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह हर दिन पुस्तकालय जाता था, वह नई किताबें पढ़ता था और वह नए विषयों के बारे में सीखता था। आनंद एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति बन गया और उसने अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की। आनंद की कहानी हमें दिखाती है कि आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आनंद ने पढ़ना और लिखना सीखने का फैसला नहीं किया होता, तो वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने कुछ नया सीखा हो जिससे आपका जीवन बदल गया हो? आप अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप कोई ऐसी चीज सीखना चाहते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा है? हम सभी हर दिन सीखने और बढ़ने की क्षमता रखते हैं, चाहे हमारी उम्र या परिस्थिति कुछ भी हो। आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहने का मतलब है कि हम हमेशा नए अवसरों की तलाश करें, अपनी सीमाओं को चुनौती दें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रयास करें। तो हम आजीवन सीखने के लिए कैसे प्रतिबद्ध हो सकते हैं? उत्सुक रहें, खोज करते रहें, चुनौती दें खुद को, दूसरों से सीखें और ज्ञान को साझा करें। आजीवन सीखना एक व्यक्तिगत यात्रा है और इसमें कोई सही या गलत तरीका नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सीखना जारी रखें और अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करें। आज मैं आपको आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। एक नई किताब पढ़ें, एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें, एक कार्यशाला में भाग लें या किसी नए कौशल को सीखने के लिए स्वयंसेवक बनें। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप क्या सीखते हैं और ये आपके जीवन को कैसे समृद्ध करता है। आजीवन सीखने का अभ्यास एक सतत प्रक्रिया है। हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने ज्ञान और कौशल को दूसरों के साथ साझा करें। ऐसा करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। याद रखें, सीखने का कोई अंत नहीं है। हमेशा कुछ नया होता है जो सीखा जा सकता है और खोजा जा सकता है। अध्याय 14, क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। एक आदत का निर्माण। क्रिटिकल थिंकिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग केवल तभी प्रभावी होती है जब हम इसका नियमित रूप से अभ्यास करें। जिस तरह एक मांसपेशी को मजबूत होने के लिए लगातार व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी तेज और तर्कपूर्ण बने रहने के लिए लगातार चुनौती देने और अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसे अपनी सोच का एक स्वाभाविक हिस्सा बनाएं। क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का मतलब है कि हम हर दिन, हर स्थिति में क्रिटिकल रूप से सोचने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि हम जानकारी पर सवाल उठाते हैं, मान्यताओं को चुनौती देते हैं, तर्क में गलतियों की तलाश करते हैं और नए दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने निर्णयों को तर्क और सबूतों पर आधारित करते हैं, न कि भावनाओं,
अफवाहों या अंधविश्वासों पर। क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक कौशल नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है, एक आदत है और एक जीवन जीने का तरीका है। क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब हम हर दिन क्रिटिकल रूप से सोचते हैं, तो हम जानकारी का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं, जोखिमों और लाभों का आकलन कर सकते हैं और सबसे अच्छा रास्ता चुन सकते हैं। इससे हमें समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। जब हम हर दिन क्रिटिकल रूप से सोचते हैं, तो हम समस्याओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं, संभावित समाधानों को उत्पन्न कर सकते हैं और सबसे प्रभावी समाधान का चयन कर सकते हैं। इससे हमें प्रभावी ढंग से संवाद करने में भी मदद मिलती है। जब हम हर दिन क्रिटिकल रूप से सोचते हैं, तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और रचनात्मक संवाद में शामिल हो सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना हमें अधिक सफल, अधिक आत्मविश्वास और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। हालांकि क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। हमें अपनी आदतों को बदलने, अपनी सोच को चुनौती देने और अनिश्चितता को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। हमें अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, जैसे कि भावनाओं पर भरोसा करना, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना और दूसरों की राय को स्वीकार करना, से लड़ना होगा। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के महत्व को समझना और इसके लिए सचेत प्रयास करना इतना महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, एक छात्र था जिसका नाम अमित था। अमित एक होनहार छात्र था, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन में संघर्ष करता था। वह आसानी से विचलित हो जाता था, वह जानकारी पर सवाल नहीं उठाता था और वह अपनी भावनाओं से अभिभूत हो जाता था। एक दिन अमित ने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सीखा। उसने फैसला किया कि वह क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रयास करेगा। अमित ने हर दिन प्रश्न पूछने, जानकारी का मूल्यांकन करने और अपनी मान्यताओं को चुनौती देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने यह भी सीखा कि अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित किया जाए और तार्किक रूप से कैसे सोचा जाए। धीरे धीरे अमित के जीवन में सुधार होने लगा। वह अधिक एकाग्र हो गया, वह बेहतर निर्णय लेने लगा और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक आत्मविश्वास से भरा था। अमित ने अंततः एक सफल कैरियर प्राप्त किया और उसने एक पूर्ण और सार्थक जीवन जिया। अमित की कहानी हमें दिखाती है कि क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर अमित ने क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं अपनाया होता, तो वह शायद कभी भी सफल नहीं हो पाता। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाया हो? क्या आप कोई ऐसी स्थिति जानते हैं जहां क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपको अधिक सफल बना सकता है? हम सभी के पास हर दिन क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर होता है, चाहे हम इसे जानते हों या नहीं। इसलिए आज से ही अपनी दिनचर्या में क्रिटिकल थिंकिंग को शामिल करने का प्रयास करें और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदलता है। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं? प्रश्न पूछने की आदत डालें, अपने विचारों को चुनौती दें, तार्किक भ्रमों से अवगत रहें, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करें और अपनी सोच पर ध्यान दें। क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक आजीवन प्रतिबद्धता है। हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहें, अपनी सोच का अभ्यास करते रहें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और ऐसा करके आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना सकते हैं। आज मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए एक सरल कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। एक लेख पढ़ें और उसके तर्क का मूल्यांकन करें, किसी दावे पर सवाल उठाएं या किसी समस्या को हल करने के लिए एक नया दृष्टिकोण खोजें। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप क्या सीखते हैं और आप अपने आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का अभ्यास एक सतत प्रक्रिया है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप एक क्रिटिकल थिंकर बनेंगे। एक उदाहरण के तौर पर, आप एक नई कौशल सीख सकते हैं, एक बहस में भाग ले सकते हैं या एक जटिल समस्या का विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा जागरूक रहें, जिज्ञासु बने रहें और सच्चाई की खोज करते रहें। क्रिटिकल थिंकिंग एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। तो आज ही अपनी यात्रा शुरू करें
और उस शक्ति को अनलॉक करें जो आपके भीतर निहित है। अध्याय 15, क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखना और विस्तारित करना, एक सतत यात्रा। अब तक आपने क्रिटिकल थिंकिंग के सिद्धांतों, तकनीकों और लाभों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आपने यह भी सीखा है कि क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल किया जाए और इसे अपने जीवन के हर पहलू में कैसे लागू किया जाए। लेकिन यह यात्रा का अंत नहीं है। वास्तव में यह तो सिर्फ शुरुआत है। क्रिटिकल थिंकिंग एक आजीवन प्रक्रिया है जिसे हमें लगातार बनाए रखने, विकसित करने और विस्तारित करने की आवश्यकता है। क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखना और विस्तारित करना हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में दीर्घकालिक सफलता और पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखने और विस्तारित करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग कौशल का लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, नई चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए और नए ज्ञान और दृष्टिकोणों की खोज करते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों से सीखते रहें, अपनी कमजोरियों पर काम करते रहें और अपनी ताकत को विकसित करते रहें। इसका मतलब है कि हम एक आजीवन शिक्षार्थी बने रहें और हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करते रहें। क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखने और विस्तारित करने का मतलब यह भी है कि हम दूसरों को क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें अपने जीवन में सफल होने में मदद करें। क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखना और विस्तारित करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखने और विस्तारित करने से हमें बदलते समय के साथ प्रासंगिक बने रहने में मदद मिलती है। आज की दुनिया में जानकारी तेजी से बदल रही है और नई तकनीकें लगातार उभर रही हैं। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करना बंद कर देते हैं, तो हम जल्द ही पुराने हो जाएंगे और हम उन अवसरों को खो देंगे जो हमारे सामने आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखने और विस्तारित करने से हमें जटिल समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। दुनिया जटिल समस्याओं से भरी हुई है, जिनके लिए रचनात्मक और अभिनव समाधानों की आवश्यकता है। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करते रहते हैं, तो हम इन समस्याओं को हल करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे और हम दुनिया को बेहतर बनाने में मदद कर पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखने और विस्तारित करने से हमें अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद मिलती है। जब हम क्रिटिकल रूप से सोचते हैं, तो हम अपने मूल्यों को स्पष्ट कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जी सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें अपने आप को बेहतर ढंग से जानने, अपने रिश्तों को मजबूत करने और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। हालांकि क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखना और विस्तारित करना हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए निरंतर प्रयास, समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हमें आलस्य, आत्मसंतुष्टि और नकारात्मक प्रभावों से लड़ना होगा। हमें नए विचारों के लिए खुले रहने और अपनी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए भी तैयार रहना होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं और अपने आप को प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें। एक समय की बात है, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थी जिसका नाम सारा था। सारा ने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कौशल का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण खोजें की थीं और उसने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया था। हालांकि सारा अपने जीवन में एक बिंदु पर पहुंच गई जहां उसे लगता था कि उसने सब कुछ सीख लिया है और उसे अब कुछ भी नया सीखने की आवश्यकता नहीं है। सारा ने क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करना बंद कर दिया और वह जल्द ही अपनी नौकरी में ऊब गई और उसे लगता था कि वह अब प्रासंगिक नहीं है। एक दिन सारा ने एक युवा वैज्ञानिक से बात की जो क्रिटिकल थिंकिंग के प्रति बहुत उत्साही था। युवा वैज्ञानिक ने सारा को क्रिटिकल थिंकिंग की शक्ति की याद दिलाई और उसे प्रोत्साहित किया कि वह फिर से सीखना शुरू कर दे। सारा ने युवा वैज्ञानिक की बात सुनी और उसने फिर से क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने नई किताबें पढ़ीं, नए सेमिनारों में भाग लिया और नए प्रयोग किए। जल्द ही सारा को फिर से अपनी नौकरी में आनंद आने लगा और उसने कई और महत्वपूर्ण खोजें की। सारा की कहानी हमें दिखाती है कि क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखना और विस्तारित करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर सारा ने सीखना बंद कर दिया होता, तो वह शायद कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए जानबूझकर कदम उठाए हों? आपने क्या किया? आपको क्या लाभ हुआ? हम सभी को लगातार क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
चाहे हम इसे जानते हों या नहीं। इसलिए आज से ही क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध हों और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदलता है। तो हम क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को कैसे बनाए रख सकते हैं और विस्तारित कर सकते हैं? उत्सुक बने रहें, हमेशा चुनौती देते रहें, खुद को ज्ञान साझा करें, प्रोत्साहित करें दूसरों को और अपने अनुभवों से सीखें। क्रिटिकल थिंकिंग एक आजीवन यात्रा है और हमें हमेशा खुले दिमाग से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। एक नई किताब पढ़ें, एक ऑनलाइन कोर्स लें, एक कार्यशाला में भाग लें, एक बहस में शामिल हों, एक जटिल समस्या को हल करने के लिए काम करें या किसी और को क्रिटिकल थिंकिंग सीखने में मदद करें। बस याद रखें कि यह एक सतत प्रक्रिया है और आपके द्वारा उठाए गए हर छोटे कदम से फर्क पड़ेगा। अपने क्रिटिकल थिंकिंग कौशल का अभ्यास करते रहें और आप देखेंगे कि आपका जीवन और भी अधिक समृद्ध और सार्थक होता जाएगा। और हमेशा याद रखें, क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक कौशल नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है जो हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और उसमें सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकता है। एक उदाहरण के तौर पर, आप एक नए क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं, किसी जटिल समस्या पर शोध कर सकते हैं या दूसरों को अपने विचारों और अनुभवों के बारे में सिखा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कभी भी सीखना बंद न करें और हमेशा एक क्रिटिकल थिंकर बने रहें। ऐसा करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकते हैं। तो आज ही क्रिटिकल थिंकिंग के लाभों को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध हों और एक आजीवन यात्रा शुरू करें जो आपको सफलता, पूर्ति और अर्थ की ओर ले जाएगी। याद रखें, शक्ति आपके हाथ में है, इसका उपयोग बुद्धिमानी से करें और कभी भी अपनी सोच को चुनौती देना बंद न करें। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज द पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की इस महत्वपूर्ण यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस यात्रा में हमने साथ मिलकर क्रिटिकल थिंकिंग की शक्ति को जाना और यह समझा कि कैसे यह हमें बेहतर निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने और एक सफल जीवन जीने में मदद कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की उस क्षमता को जगाने की कुंजी है जो आपको हर परिस्थिति में स्पष्ट और तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति देती है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाती है कि कैसे सवाल पूछें, जानकारी का मूल्यांकन करें, मान्यताओं को चुनौती दें और अपने पूर्वाग्रहों से अवगत रहें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर बेहतर निर्णय लेने और एक सार्थक जीवन जीने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको क्रिटिकल थिंकिंग की शक्ति और अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने क्रिटिकल थिंकिंग की शक्ति से सच हो सकते हैं।